हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की सिविक्स की दूसरी बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि विकास की अवधारणाएं, आज़ाद भारत के सामने विकास के मॉडल और भारत में नियोजन जो कि बॉम्बे प्लान और योजना आयोग और नीति आयोग, ये सब जानेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, कृषि बनाम उद्योग, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था, वामपंथी और दक्षिणपंथी, विकास का केरल मॉडल या फिर विकेंद्रित नियोजन का स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि विकास की अवधारणाएं। तो विकास का मतलब होता है आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। विकास के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले के लिए इस्पात लगाने पर लाभ मिलता है। जैसे कि अगर किसी ने इस्पात संयंत्र मतलब कि इस्पात बनाने की मशीन लगाई तो उसी को इस्पात लगाने पर लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि जो ग्रामीण के आदिवासी हैं उनको इस्पात संयंत्र से नुकसान होता है क्योंकि उससे धुआं वगैरह ये सब निकलता है। और आज़ादी के बाद विकास को लेकर बहुत अधिक मतलब कि बहस हुआ है और चर्चाएं भी हुई हैं। उस समय विकास का अर्थ होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, मतलब कि जो पश्चिमी देश है उनकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा होना और पश्चिमी देशों की तरह होना और औद्योगिक देशों की तरह होना। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग जो पश्चिमी देश हैं उनकी रीतियाँ ज़्यादा अपनाने लगे हैं। पहले के ज़माने में हम धोती कुर्ता पहनते थे लेकिन आजकल हमें जींस पहनना पसंद है। पहले हम मतलब कि पेड़ के नीचे उसकी ठंडी हवाएं खाते थे, पर अभी हमें एसी में रहना पसंद है। इस तरह से अब है उड़ीसा राज्य में लोहा अयस्क के संसाधन, मतलब कि जो उड़ीसा का राज्य है वहाँ पर लोहे के जो अयस्क हैं वो उनके बहुत ज़्यादा मतलब कि फैक्ट्रियाँ वगैरह खुली हुई हैं। तो इस्पात की मांग बढ़ी तो निवेश के आधार पर, मतलब कि अगर हम इस्पात बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो उसमें पैसे लगाने के आधार पर उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा। मतलब कि उड़ीसा में मतलब बहुत सारे लोगों ने ये शुरू किया और उड़ीसा में लोहा अयस्क का विशाल भंडार था। मतलब वहाँ पर लोहा अयस्क कच्चे माल के रूप में मिलता था और उड़ीसा सरकार ने लोहा इस्पात की मांग को पूरा करना शुरू कर दिया और जो अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता हैं और राष्ट्रीय इस्पात निर्माता के साथ सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर करवा लिए। सरकार सोच रही थी कि इससे जो पूंजी है उसमें निवेश भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। आदिवासियों को डर था कि उद्योग आने से मतलब कि अगर कंपनियां वगैरह आ जाएंगी तो उनसे उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा, उनकी आजीविका रोजगार सब कुछ छिन जाएगा क्योंकि जो आदिवासी है वो जंगल में रहते हैं और जंगल में वहीं पर ही वो अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह खोलते हैं। उससे उनकी रहने की जो जगह है, उनका जो काम धंधा है वो सब छिन जाता है उनसे। तो पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। और जो भुवनेश्वर के जगत सिंह जिले में कोरियाई कंपनी पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र का विरोध किया इन्होंने। मतलब कि जो ये मतलब कि कोरिया कंपनी है इन्होंने पॉस्को इंडिया इस्पात मतलब कि एक नाम है इस्पात ये संयंत्र का, उसका विरोध किया इन्होंने और उसको कहा कि विस्थापन करें इसका और सरकार से मांग की कि इस कंपनी सहमति पत्र को रद्द करें। मतलब कि जो उन्होंने सहमति पत्र दिया है उसको वो नकार दे, मतलब कि उसको मना ही देते हैं। कि उद्योगों को लेकर राजनीतिक टकराव, मतलब कि जो कंपनी वगैरह या काम धंधा है उसको लेकर जो राजनीति में क्या क्या बहस वगैरह हो रही है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले जो विशेषज्ञ हैं मतलब कि जो विशेष लोग हैं उनकी सलाह लेना जरूरी होता है। जैसे कि अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद की सलाह भी ले लें और जनता से भी पूछा जाए और जो अंतिम फैसला हो वो राजनीतिकों के द्वारा होना ही चाहिए। अब है कि जो आज़ाद भारत के उसके सामने विकास के कौन से दो मॉडल थे विकास के लिए, वो कौन से मॉडल को अपनाए। तो पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो जो ये उदारवादी या पूंजीवादी मॉडल था ये तो अमेरिका ने अपनाया था और इसको निजीकरण का महत्व दिया था इसमें, और प्रतिस्पर्धा भी थी, मजदूरों का शोषण किया जाता था इसके अंतर्गत, और जो बाजार है वो मूल्यक अर्थव्यवस्था थी और अधिक से अधिक व्यापार पर ध्यान दिया जाता था। जबकि समाजवादी किसके था, वो सोवियत संघ ने अपनाया था। इसमें निजी स्वामित्व का विरोध था, मतलब कि कोई भी अकेला मतलब काम नहीं कर सकता था और यहाँ पर समता पर बल दिया जाता था, सबको समान समझा जाता था और राज्य का स्वामित्व था। मतलब कि जो राज्य मतलब इसमें सरकार होती है कि सरकार मतलब कि स्वामी थी, सरकार के कहे पर ही लोग चलते थे और जो राज्य है वो नीति बनाता था, मतलब कि जो सरकार है वो बनाती थी नीति। और नेहरू जी समाजवाद के समर्थक थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो समाजवाद के समर्थक थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं कि भारत ने दोनों मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है। मतलब कि उन्होंने ये नहीं कि दोनों ही मॉडल को अपना लिया, उन्होंने दोनों मॉडल में से कुछ कुछ चीज़ों को अपनाया है और एक नई व्यवस्था को अपनाया है जिसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका नाम दिया गया है। नोट, इससे जो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र भी कहते हैं इसी को ही, इसमें खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग है जिसको निजी हाथों में दिया गया और जो भारी उद्योग व्यापार का नियमन कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप राज्य के हैं। भारत में नियोजन,
तो इसमें सबसे पहला है बॉम्बे प्लान। तो 1944 में जो उद्योगपति हैं उनके एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। इसका उद्देश्य था कि जो सरकार, उद्योग है तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। पहला तो है योजना आयोग। तो इसमें ये 1950 में बना था। यह पंचवर्षीय योजना बनाता है और इसके जो अध्यक्ष थे वो देश के प्रधानमंत्री होते थे। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही इसकी सिफारिशें लागू होती थी। अब दूसरा है वो नीति आयोग। वो 2014 में बना था। 2014 में इसे भंग कर दिया गया था। इसका योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। NITEI ये आयोग का पूरा नाम था, जिसका फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया। अब है पंचवर्षीय योजना। ये क्या होती है? तो यह सोवियत संघ से लिया गया है। सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए आमदनी तथा खर्च की योजना होगी और इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बजट के 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो है गैस योजना व्यय, सालाना आधार पर दैनिक मंदों का खर्च, और दूसरा है योजना व्यय, तय की गई प्राथमिकता पर खर्च किया जाता है। पंचवर्षीय योजना तो यह 1956 मतलब 51 से 56 तक रही। इसमें कृषि थे और इसके अर्थशास्त्री थे KN राज। गरीबी से निकलना था और धीमी चाल से विकास करना था। बांधों सिंचाई में निवेश करना था। भांगड़ा नागल परियोजना इसमें शामिल है और भूमि सुधार पर जोर दिया गया। अब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। यह 1956 से 61 तक रही। इसमें उद्योग था और PC महालनोबिस ने इसको शुरू किया था, जो औद्योगिकरण मतलब कि भारी उद्योग था इसमें, और इसमें तेज गति से विकास करना था और देशी उद्योगों का संरक्षण था। आयात पर भारी शुल्क थी। बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार आदि इसमें शामिल थे। अब दूसरा है कृषि बनाम उद्योग। तो यह बड़ा सवाल था कि कृषि तथा उद्योग में से किस में ज़्यादा संसाधन लगाया जाए। तो कई लोग ऐसा मानते थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय कृषि के विकास का अभाव था और इस योजना में खेती और ग्रामीण इलाकों को नुकसान हुआ। चरण सिंह ने कहा कि नियोजन से शहरी क्षेत्र समृद्ध हुए और गाँवों को इसका लाभ नहीं पहुँचा है। और कुछ ऐसा मानते थे कि औद्योगिक विकास के बिना गरीबी से निकल पाना बहुत ही मुमकिन हो गया था, मतलब कि मुमकिन नहीं है। और राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाए, सिंचाई परियोजनाएं बनाई और इसका सही लाभ नहीं मिल पाया। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और भारत के इस मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह के संगठन ने की। आलोचकों ने कहा कि जो सरकार ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा जगह नहीं दी, निवेश के लिए लाइसेंस प्रणाली गलत थी, निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए गए, घरेलू बाजार में बनने वाली चीज़ों के आयात पर बाधा लगाई जो गलत था, बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं रही, भ्रष्टाचार बढ़ा और सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के लिए ज़्यादा धन खर्च नहीं किया। अब हम देखते हैं कि वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है। तो वामपंथी, इसमें गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी की जाती है। यह कहा जाता है कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को फायदा हो, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीतियाँ अपनानी चाहिए। अब दूसरा है दक्षिणपंथी। तो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है। सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न कर पाए और इसमें पूंजीवाद को बेहतर मानते हैं और इसमें कहा जाता है कि सरकार को व्यापार के नियम आसान बनाने चाहिए। केरल मॉडल। तो केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसी को केरल मॉडल कहा गया। तो इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और उन्मूलन पर जोर दिया गया। और केरल में 100% साक्षरता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर अधिक और जन्म दर कम है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप इसकी वीडियो देखने के बाद अपनी बुक जरूर पढ़ें। बुक पढ़ने से आपके जो मतलब कि डाउट हैं वो मतलब कि सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए किसी और सब्जेक्ट पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।